एपिसोड 1। दिल्ली के फेमस बार हुड बिस्ट्रो के कंजेस्टेड रूम में लगे एक टूटे शीशे में खुद को देखकर कार्तिक आज भी हर दिन की तरह कह रहा था, बस 5-6 महीने और मेरा टाइम आने ही वाला है। अब देखेगी मुझे दुनिया और कहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आपकी एक एक सेकंड की वॉच हमारी मेहनत की सबसे बड़ी कीमत है। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में बस इतना लिखना कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हो सकता है आपका नाम ही अगली वीडियो में लिया जाए। वो अपनी बात पूरी करता लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड नील वहां पहुंचकर बोला, कार्तिक जल्दी चल, तुझे पता है ना आज हमें कॉलेज जल्दी पहुंचना है। और तू ये सारा दिन शीशे के सामने खड़ा होकर क्या बड़बड़ करता रहता है। नील की बात सुनकर कार्तिक ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, अपना टाइम आएगा, और अपना बैग उठाकर रूम से बाहर निकल गया। क्या यार तू भी ना फालतू का फिल्मी होता रहता है, कहते हुए नील भी उसके पीछे चल दिया। कार्तिक मित्तल का नाम दिल्ली के फेमस हंसराज कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स लिस्ट में शामिल था। दिखने में वह एवरेज और सिंपल था। बालों को एकदम सटीक तरीके से कंघी कर, शर्ट का बटन ऊपर तक बांधे, बिना किसी स्टाइल के वो हर रोज इसी तरह कॉलेज के लिए निकल पड़ता था। दिन भर कॉलेज अटेंड करने के बाद वह दिल्ली के हुड बिस्ट्रो बार में वेटर बनकर पार्ट टाइम जॉब करता, जहां उसे रहने के लिए छोटा सा रूम भी दिया गया था। और उस छोटे से कंजेस्टेड रूम को वह अपने दोस्त नील, जो कि उसी का क्लासमेट था, उसके साथ शेयर करता था। सुबह के 9 बजे बज रहे थे। हर दिन की तरह वह दोनों नील की पुरानी स्कूटर में बैठकर कॉलेज के लिए निकल पड़े थे, पर कुछ तो था जो आज अलग था। स्कूटर में बैठे कार्तिक को रोज चलती हवाएं आज कुछ अलग महसूस हो रही थी। चेहरे पर से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। खुद के ख्यालों में खोया कार्तिक ना जाने क्या सोच सोच कर ब्लश किए जा रहा था। उसके ख्यालों को तोड़ते हुए नील ने स्कूटर रोककर उसे झिंझोड़ते हुए कहा, भाई अब उतर, देख फ्लावर शॉप। अगर अभी देर की तो तू पूरा दिन बस सपने ही देखते रहेगा। तभी कार्तिक अचानक ख्यालों से बाहर आया, हाँ जा रहा हूँ, और फिर जल्दी से शॉप से एक रेड रोज का बुके लेकर वापस आ गया। आज कॉलेज के सारे कपल्स एक साथ दिख रहे थे, कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। कोई किसी को महंगे गिफ्ट दे रहा था तो कोई किसी के हाथ में हाथ डाले कॉलेज के अंदर जा रहा था। देखने में हर जगह रौनक थी। हाथ में बुके लिए कार्तिक कॉन्शियसली पार्किंग में स्कूटी लगा रहे नील का वेट कर रहा था। नील उंगली में चाबी घुमाते हुए आया और मुंह बनते हुए बोला, प्रपोज करने से पहले तू एक बार फिर से सोच ले, कहाँ तू बिलो एवरेज दिखने वाला वेटर और वह इतनी खूबसूरत और फेमस बिल्डर मिस्टर शास्त्री की एकलौती बेटी। तुम दोनों की कुंडली टोटल मिसमैच है। जवाब में कार्तिक ने उसे देखकर कहा, कम ऑन नील, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन। तुझे याद है पिछली बार वो मुझे देखकर कितनी देर तक मुस्कुराए जा रही थी, याद नहीं? तू हौसला बढ़ा, मुझे पता है वो भी मुझे लाइक करती है। ये बोलकर वह ऑडिटोरियम की ओर चला गया, जहां पूरे कॉलेज के लिए वैलेंटाइंस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। कार्तिक ने ऑडिटोरियम के अंदर जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, वैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे वो चाहता था और प्रोपोज करने वाला था। शानोंग। आज उसने रेड कलर की ऑफ शोल्डर, घुटने तक लंबी फ्रॉक पहनी हुई थी और अपने बालों में बहुत महंगी फ्लोरल क्लिप लगा रखी थी। वैसे तो वो हर दिन बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज रेड कलर की ड्रेस उसके संगमरमर जैसे बदन पर चार चांद लगा दे रहा था। शानोंग को अपने सामने देखकर कार्तिक का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो बगैर पलके झपकाए बस उसे ही देखा जा रहा था। पीछे से डीजे ने रोमांटिक सॉन्ग भी प्ले कर रखा था। शानोंग अपने आईफोन से दोस्तों के साथ रील्स बना रही थी। उसने अपने बाल झटके और स्टाइल से बोली, 4.6 मिलियन फॉलोअर्स। शानोंग भी आज बहुत खुश हो जाएगी ये बुके लिए। एक बार वो हाँ कर दे, बस फिर मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। कार्तिक मन ही मन सोचने लगा। तभी अचानक शानोंग की नज़र उसकी तरफ पड़ी। ये देख कार्तिक हाथ हिलाकर उसे अपने पास आने का इशारा करने लगा। उसका इशारा पाकर शानोंग ने इरिटेट होते हुए अपने दोस्तों से कहा, ओ माई गॉड, दैट गाय इज स्टेयरिंग एट मी। पास खड़ी एक लड़की ने कहा, दैट अगली गाय। शानोंग ने टेढ़ा सा मुंह बनाया तो दूसरी लड़की ने उससे कहा, तो रुक यही, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। शानोंग उसे देख आंखें मटकाते हुए बोली, तुम्हें याद है ना, तुम हॉटशॉट गैंग की लड़कियां हो। हम ऐसे ही एरे गैरे से बात नहीं करते, नॉट आवर स्टैंडर्ड। दूसरी लड़की ने शानोंग को कोहनी मारकर कहा, अरे देखो तो, उसके हाथ में तो रेड रोजेस का बुके है, लगता है वो आज तुझे प्रपोज करने वाला है। देख बेचारे को, सब सूट में आए हैं, लेकिन वो तो हर दिन की तरह आज भी शर्ट में ही आया है, वो भी येलो कलर विद ब्लैक टाई, सो ओल्ड फैशन। उसके बगल खड़ी लड़की ने कहा। शानोंग हंसकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, पूरा टैक्सी लग रहा है। वेट करते कार्तिक का गला अब तक डर के मारे सूख रहा था। वो लगातार शानोंग को ही देख रहा था। तभी शानोंग के साथ मौजूद एक और लड़की ने कहा, देख तुझे बुला रहा है,
अगर तू नहीं गई तो तुझे स्टॉक करेगा और अपनी खराब अंग्रेजी में तुझे कहेगा, हे बेब्स आई विल कीप यू लाइक अ डॉल। उस लड़की की बात सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगी। इस बीच शानोंग ने कुछ तो सोचा और तिरछी स्माइल के साथ उसने ड्रिंक का गिलास उठाया और कार्तिक के करीब जाने लगी। जैसे जैसे शानोंग कार्तिक के करीब आ रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। शानोंग जैसे ही उसके करीब आए, रोज और जैस्मिन परफ्यूम की तेज खुशबू कार्तिक को मदहोश करने लगी। उसे सामने देखकर कार्तिक पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। तभी अचानक शानोंग ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहो क्यों बुलाया है। उसकी चुटकी से वापस होश में आए कार्तिक ने शर्माते हुए कहा, अगर तुम इस तरह मुझे देखोगी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। शानोंग ने अपनी आईब्रो और कंधा उचका कर कहा, व्हाट। कार्तिक ने शानोंग की ओर देखा और फिर हिम्मत जुटाते हुए एक सांस में घुटने पर बैठा कह दिया, आई लव यू, और वो बुके उसके सामने कर दिया। उसके इतना कहते ही शानोंग का फेस एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गया। उसने गुस्से में डी जे की ओर इशारा कर म्यूजिक तुरंत बंद करवाया। उस बड़े से ऑडिटोरियम में हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ होने के बावजूद पिन ड्रॉप साइलेंस था। कुछ सेकंड्स के बाद शानोंग ने कार्तिक के हाथ में रखे बुके की ओर देखकर कहा, फिर से कहना, क्या कहा तुमने। कार्तिक ने वहां खड़े सभी पर हल्की नजर डाली और शानोंग को देखकर उसने दोबारा अपना गला साफ कर कहा, आई लव यू, मैं तुमसे दीवानों वाला प्यार करता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। ये सुन शानोंग ने उसे सार्कास्टिक स्माइल दी और अपने कंधे उचकाकर बोली, यहाँ किसी को सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या कहा, फिर से कहो। आई लव यू शानोंग, आई लव यू सो मच। एक्साइटमेंट में एक बार फिर उसकी आवाज काफी तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि शायद शानोंग को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने प्यार का इजहार सबके सामने करने का सोचा। तभी शानोंग ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ बुके उसके हाथों से लिया। ये देख कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे कुछ पल के लिए बहुत सुकून महसूस हुआ। वो उसे थैंक्स कहने के लिए उठा ही था कि तभी शानोंग ने फ्लावर का बंच उसके मुंह पर दे मारा। कार्तिक को समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वो सकपका गया। उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। शानोंग ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की। सीधा साधा लड़का समझकर मैं तुम्हारे पास आई और उल्टा तुम मुझे किसी खेत की मूली समझ रहे हो जो मैं तुम्हारे इस घटिया से प्रपोजल को हाँ कह दूंगी। उसके हर एक शब्द कार्तिक के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वो बस अपनी बहुत सिकोड़ जमीन की ओर देखा जा रहा था। शानोंग ने सारे स्टूडेंट की ओर देखकर तेज आवाज में कहा, गाइस गौर से देखो इसे, ये मुझे प्रपोज करने आया है, वो भी इस रेड रोज के बुके के साथ। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे स्टूडेंट कार्तिक को देखकर उसे बुली करने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शानोंग उसके साथ ऐसा कर सकती थी। उसे लगा था कि हो सकता है शायद शानोंग उसे मना कर दे, पर वो इस तरह उसे और उसकी फीलिंग्स को जलील करेगी उसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। वो वहां से अपनी आंखें सारे स्टूडेंट से चुराकर बाहर निकलने लगा कि तभी कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक उसे घेर लिया। एक लड़के ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, क्यों बेबैतरी, तुझे भी वैलेंटाइंस डे का बुखार चढ़ा हुआ है। क्या कभी अपनी शक्ल देखी है तूने आईने में। तब तक नील भी वहां पहुंच चुका था। वो घेरे के बीच कार्तिक के पास जा पहुंचा। तभी नील को देखकर दूसरे लड़के ने कहा, अबे डबल बैटरी समझा इस सिंगल बैटरी को, औकात में रहे। अपनी बेइज्जती तो कार्तिक को बर्दाश्त थी, लेकिन अपने दोस्त के लिए गलत सुन उसने एक गुस्से भरी नजर उन पर डाली। कार्तिक उन लड़कों को कुछ बोल पाता उससे पहले ही नील उसे जबरदस्ती वहां से बाहर ले गया। वो दोनों बाहर गार्डन की बेंच पर आकर बैठ गए। कार्तिक का दिल पूरी तरह से टूट गया था। कुछ देर तक कुछ न बोलने पर नील ने उसे समझाते हुए कहा, देख मैंने तुझे पहले ही समझाया था, शानोंग तेरे लायक लड़की नहीं है। चुप्पी तोड़ कार्तिक ने अपने आंखों से आंसू पूछते हुए कहा, सच बोलना मैं उसके लायक लड़का नहीं हूँ। वो कितनी प्यारी है, लेकिन मैं तो बस एक वेटर। उसके इतना कहते ही नील बेंच से उठकर खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला, वो चुड़ैल तुझे प्यारी लगती है। इंस्टा से ज्यादा फिल्टर तो उसके चेहरे पर हैं। हैशटैग वाली लड़की है वह। शानोंग शास्त्री वो 15% डिस्काउंट वाली चिप्स का पैकेट है जिसे खोलो ना तो चिप्स के नाम पर हमें धोखा मिलता है। और तू वेटर है तो क्या हुआ, भूल मत तेरे इस भोले से एवरेज फेस के पीछे जीनियस ब्रेन है। पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। मेरे भाई हाथ जोड़ता हूँ तेरे, संभल जा, उसे छोड़ मेरे साथ वैलेंटाइन बना। इस पर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। उसे देखकर नील ने एक बार फिर से सीरियस होकर कहा, ओए देवदास, तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। लड़की का चक्कर छोड़, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। अगर हम जैसे लड़के कुछ बनकर पैसा नहीं कमाए ना तो जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाएंगे। हम जैसों को लड़की को पाने के लिए जिंदगी में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ये सुन कार्तिक अपनी जगह से उठकर कॉलेज के मेन गेट की तरफ जाने लगा।
उसे यूं जाता देखकर नील ने जोर से आवाज देकर कहा, अबे मजनू की आखिरी पीढ़ी, अब कहाँ जा रहा है? कार्तिक ने गहरी सांस लेकर कहा, वही जहाँ काम करने से मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। नील ने अपने सर पर टपली मारकर कहा, अरे हाँ, मैं तुझे बताना भूल ही गया था कि आज ओनर ने हमें जल्दी बाहर आने के लिए कहा था। मैं भी आ रहा। बार में पहुंचते ही वह दोनों उसकी नजरों से बचने की कोशिश करते हुए चेंजिंग रूम की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन तभी ओना उनके पास पहुंचा और गुस्सा में बोला, यह कोई टाइम है आने का? कहा था ना आज जल्दी आना है। आज तो कॉलेज में कोई पढ़ाई भी नहीं थी। उसके इतना कहते ही नील ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, सर वो स्कूटर खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गई, सॉरी सर। ओनर ने उन दोनों को घूर कर देखा और कहा, मैं तुम दोनों को काम करने का पगार देता हूँ, सॉरी बोलने का नहीं। कुछ ही देर में किसी कॉलेज का ग्रुप आने वाला है। 2nd फ्लोर पर उनकी पार्टी चलेगी, उन्हें अटेंड करना है, कोई गड़बड़ मत करना। जी बिल्कुल सर, बोलकर कार्तिक बुझे मुंह चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर में 2nd फ्लोर पर काफी लाउड म्यूजिक चलने लगा। इस बात से अनजान कि वहां कार्तिक के कॉलेज के स्टूडेंट्स ही मौजूद थे। कार्तिक चुपचाप एक नोटपैड और एक पेन लेकर उस फ्लोर पर सबसे ऑर्डर लेने चला गया। तभी कार्तिक को वेटर की ड्रेस में देखकर कुछ लड़के एक बार फिर उसे छेड़ने लगे, लेकिन कार्तिक उन्हें इग्नोर करते हुए सीरियस होकर अपना काम करने लगा। वो एक एक कर सबसे ऑर्डर ले ही रहा था कि इसी बीच उसकी नज़र कॉर्नर टेबल पर पड़ी, जहां शानोंग राहुल की गोद में बैठ उसे किश कर रही थी। राहुल सक्सेना, जो कि कार्तिक और शानोंग का सीनियर था, देखने में अट्रैक्टिव और एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाला एरोगेंट लड़का था। ये देखकर कार्तिक के दिल में दर्द सा उठा। तभी अचानक राहुल और शानोंग की नज़र भी उस पर पड़ी। कार्तिक को सामने देखकर शानोंग ने मुंह बनाते हुए राहुल को आज हुई घटना के बारे में सब बता दिया, जिसे सुन राहुल कार्तिक को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अबे बैटरी तू तो वेटर निकला, तेरी औकात बिग बाजार वाली है और तेरे शौक हाई कॉस्ट शोरूम के हैं। कार्तिक को ये सब सुनकर गुस्सा तो आ रहा था, पर उसे पता था कि अभी कोई भी कदम उसकी नौकरी छीन सकता है और अभी उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। इसलिए उसने एक बार फिर उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की। कार्तिक को जलाने के लिए राहुल ने शानोंग के गले पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, देख शानोंग जैसी लड़की को तेरे जैसा वेटर नहीं बल्कि राहुल जैसा हीरो चाहिए, इसलिए अपनी औकात में रह, नहीं तो कभी किसी लड़की को तेरे पास नहीं आने दूंगा। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहा है, जा जाकर अपने बार की सबसे महंगी विस्की लेकर आ। इस पर ना चाहते हुए भी कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। कार्तिक नीचे किचन की कैबिनेट तक पहुंचा, तभी उसके ओनर वहां आए और बोले, ओए सुनो, ये लेटर तुम्हारे लिए कोई लेकर आया था, पर पहले काम कर लो, फिर ये सब देखना। कैबिनेट को खोल रहे कार्तिक ने सोचा, क्या मेरे लिए लेटर, पर मुझे लेटर कौन लिखेगा? ये सोचते हुए वो एक हाथ में लेटर और दूसरे हाथ में स्कॉच की बोतल लेकर लेटर पढ़ने के लिए दबे पांव अपने छोटे से कमरे की ओर चला गया। ऊपर सभी मस्ती में खोए हुए थे। शानोंग ने राहुल किश करके बोली, देखो ना, आजकल कोई भी मुंह उठाकर तुम्हारी बेबी के पीछे पड़ जाता है। राहुल ने शानोंग को देखकर कहा, आज इस वेटर को देखना ही पड़ेगा कि उसकी जगह कहाँ है। चला था मेरी बेबी को प्रपोज करने। तब तक कार्तिक वहां एक महंगी स्कॉच की बोतल लेकर पहुंच चुका था। उसके वहां पहुंचते ही राहुल ने उसे देखकर कहा, अपनी लाइफ में तूने इतनी महंगी स्कॉच नहीं पी होगी, चल आज मेरी तरफ से तुझे टिप है, इस पूरी बोतल को एक सांस में खत्म कर ले। कार्तिक ने स्कॉच की बोतल राहुल के ठीक सामने रखे कांच की टेबल पर रख दी और कहा, मैं शराब नहीं पीता। शानोंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अले अले छोटा बेबी क्या पीता है? जवाब में राहुल ने हंसते हुए कहा, ये तो बारिश का पानी पीता होगा, है ना नाली के कीड़े। उसके इतना कहते ही कार्तिक ने अपना चश्मा निकाल पास की टेबल पर बड़े इत्मीनान से रखा और अचानक राहुल की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार पंच दे मारा। उसके इस पंच से राहुल दूर कान में जा गिरा और पूरे फ्लो पे शांति छा गई। सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। सभी कार्तिक का नया अवतार देखकर दंग रह गए थे। कार्तिक इतने पर भी नहीं रुका, राहुल के करीब जाकर उसने उसके चेहरे पर 2-4 घुसे और दे मारे और दांत पीसकर गुस्से से उसने कहा, सुन, जब तुझे मेरा पास्ट पता चलेगी ना, तो तेरा फ्यूचर मेरे हाथ में होगा, समझा? तो जैसे आज तक बहुत देखे हैं मैंने, इसलिए आज से एक बार ऐसी हरकत कभी मत करना। आज से पहले कार्तिक का ये रूप उसके बेस्ट फ्रेंड नील ने भी कभी नहीं देखा था। सभी की नज़र उसी पर थी। लड़कियां उसे देख उसकी फैन हो गई थी। राहुल खुद उसके गुस्से से लगभग डरकर रोने ही वाला था कि तभी शोर शराबा सुनकर बार का ओनर अचानक वहां आ गया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, यू कार्तिक, कम डाउनस्टेयर्स राइट नाउ। ये देख नील ने सर पर हाथ रखकर कहा, लग गए अब तो। आखिर कैसे आया पल भर में कार्तिक में इतना बदलाव?
क्या था उस लेटर में जिसे कार्तिक छुप कर पढ़ रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो ओनली ऑन पॉकेट FM राज एक्सप्लोरर। एपिसोड 2 एकलौता वारिस। ओनर की तेज आवाज सुनकर कार्तिक ने राहुल की शर्ट का कॉलर छोड़ दिया और चुपचाप खड़ा हो गया। राहुल ने नाराजगी से ओनर से कहा, मैं कब से आपके इस बार में आता हूँ और जब भी मैं आता हूँ लाखों की एक्सपेंसिव बियर एंड स्कॉच ही ऑर्डर करता हूँ, लेकिन इसके बदले मेरे साथ क्या सलूक हुआ? आपके इस बदतमीज 2 कौड़ी के वेटर ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, सबके सब जेल जाओगे। ये बोलकर राहुल ने गुस्से में अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला। पुलिस का नाम सुनते ही ओनर ने राहुल से गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर मैं जानता हूँ इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर आपसे विनती है प्लीज आप पुलिस को रहने दे, प्लीज इसकी ये गलती माफ कर दे सर, ये अभी आपसे सॉरी बोलेगा। ये बात सुनते ही राहुल कार्तिक को देखकर तिरछी स्माइल देने लगा। नील ने ओनर से कहा, सर कार्तिक की कोई गलती नहीं थी। इस राहुल ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए इस पर स्कॉच की पूरी बोतल पलटा दी और फिर झगड़ा शुरू हुआ। ओनर ने जोर से उसे डांटे हुए कहा, यू शट अप। तुम क्या कार्तिक के लॉयर हो जो उसकी बदतमीजी पर पर्दा डाल रहे हो? फिर उन्होंने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, सर से माफी मांगो अभी इसी वक्त, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। ये सुन शानोंग ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ राहुल को देखा। साफ पता चल रहा था कि वो दोनों ओनर की बात से कितना खुश थे। कार्तिक ने लंबी सांस ली और कहा, मैं इससे माफी नहीं मांगने वाला, मेरी कोई गलती नहीं थी। ओनर ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, तो फिर ठीक है, यू आर फायर्ड। ये सुन नील घबरा गया, लेकिन कार्तिक ने बिना एक सेकंड के कहा, विद प्लेजर आई क्विट। फिर उसने अपनी टाई का नॉट लूज किया और बेफिक्र राहुल और शानोंग को देख मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। उसे देख नील भी उसके पीछे चल पड़ा। सब अचानक उसका ये एटीट्यूड देखते ही रह गए। ओनर भी हैरान था कि आखिर इस गरीब बच्चे के अंदर इतनी अकड़ आई कैसे। उधर कार्तिक अपना बैग लेकर सुनसान सड़कों पर पैदल चला जा रहा था। नील भी उसके पीछे पहुंच गया था। उसे देखकर कार्तिक ने कहा, तू यहाँ? नील ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जहाँ कार्तिक रहेगा वहीं नील भी तो होगा ना। उसकी बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, पर फिर वो थोड़ा उदास होते हुए बोला, तुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। नील बोला, तू वो सारी बातें छोड़ और ये बता आगे क्या करना है। कार्तिक रोड के फुटपाथ पर लगी बेंच पर जाकर बैठ गया और अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसने अपना दूसरा सिम चालू किया, जिसे उसने लगभग 6 साल पहले बंद कर दिया था। कार्तिक को मोबाइल में घूरते देख नील बोला, मैं पूछ रहा हूँ हमें आगे क्या करना है, और एक तू है जो मोबाइल देख रहा है। कार्तिक ने जैसे ही अपना पुराना सिम ऑन किया, उसमें ढेर सारे मैसेजेस आने लगे। जिसमें से एक मैसेज ओपन कर कार्तिक ने देखा तो लिखा था, कार्तिक तुम इस वक्त जहां कहीं भी हो फौरन मित्तल पैलेस लौट कर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे राइट्स वापस किए जा रहे हैं। कार्तिक को ये मैसेज 7 दिन पहले आया था। मैसेज पढ़कर कार्तिक हैरान हो गया, लेकिन ये राइट्स तो मुझे मिलने में अभी वक्त था, तो फिर अब ये? एक पल के लिए तो वो ये भी भूल गया था कि इस समय नील भी उसके साथ है। कार्तिक की हल्की हल्की आवाज सुनकर नील ने अजीब सा फेस एक्सप्रेशन देकर कहा, कार्तिक तुझे फिर से दौरे पड़ने शुरू हो गए? यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं और एक तू है। कार्तिक के चेहरे पर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। अचानक उसने वहां से एक टैक्सी को बुलाया और उस पर चढ़ने लग गया। परेशान और कंफ्यूज नील भी उसके साथ फटाफट टैक्सी पर बैठ गया। यार अब तो बता दे हम कहाँ जा रहे हैं। कार्तिक ने फाइनली उसकी ओर स्माइल कर कहा, बस देखते जा, अपना टाइम आ गया है। और आंखें बंद कर टैक्सी की सीट पे आराम से टेक लेकर बैठ गया। उसकी बंद आंखों के सामने धुंधली सी तस्वीर घूमने लगी। कार्तिक मित्तल फैमिली का असली वारिस नहीं है, इसलिए तुम कितना भी कह लो, उसे 7 साल अपनी पहचान छिपाकर रखनी ही होगी। अगर इस शर्त में वो कामयाब हुआ तभी उसे अपना हक मिलेगा। किसी की भारी आवाज आई, पर आप मेरे बच्चे को ऐसे कैसे भेज सकते हैं, खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? इसमें उसकी क्या गलती कि वो इस घर का नहीं? उसे तो मैं लेकर आई थी। आपको भी ये बात पहले से पता थी, तो आपने पहले ही मना क्यों नहीं किया? आप इस बच्चे के साथ साथ मुझे भी सजा क्यों दे रहे हैं? कार्तिक की मां ने रोते हुए कहा, जो कह दिया सो कह दिया, अगर इस घर के लायक बनना है तो उसे इस गौर से गुजरना ही पड़ेगा। हम एक बच्चे के चलते इस महल के नाम पर आंच नहीं आने देंगे। सालों और पीढ़ियों की मेहनत है, इसके लायक बनना पड़ता है। ये आप ठीक नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ठीक। कोई तो रोक लो, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, ये मैं नहीं होने दूंगी। वो अपना बीता कल सोच ही रहा था कि तभी एक बड़े से पैलेस के सामने टैक्सी रुक गई और इसी के साथ उसकी खुलती आंखों से एक आंसू टपक गया। कार्तिक ने टैक्सी से उतर, ड्राइवर को उसके पैसे दिए और दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालकर उस आलीशान पैलेस को देखने लगा।
व्हाइट कलर के संगमरमर से बने उस आलीशान पैलेस के बड़े से गेट के बाहर मित्तल पैलेस लिखा हुआ था। उस पैलेस को देखकर नील ने कार्तिक से बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कहा, अच्छा अब मुझे समझ में आया, तो अब हम यहाँ जॉब करने वाले हैं। नाइस, वेरी नाइस। पैलेस के अंदर एक बड़ा सा वाटर फाउंटेन था जिसमें अलग अलग कलर्स की लाइट्स लगी हुई थी। रात के वक्त वो फाउंटेन बेहद खूबसूरत दिख रहा था। साथ ही आसपास बहुत बड़ा गार्डन था जिसे देख कार्तिक वहां रुक गया। उसे रुका देख नील ने उसे कोहनी मारकर धीरे से कहा, अब तू यह मत कहना कि तू गलती से यहाँ आ गया है। देख यार, मैंने यही नौकरी करने का मन बना लिया है अब बस। तभी वॉचमैन भागते हुए उन दोनों के पास पहुंचा और अपने जेब से निकाल एक चाबी कार्तिक को पकड़ाते हुए बोला, वेलकम बैक प्रिंस। कार्तिक ने उसे देख हल्की सी स्माइल कर दी। नील ने वॉचमैन को करेक्ट करते हुए कहा, इनका नाम प्रिंस नहीं कार्तिक है। पर वॉचमैन और कार्तिक दोनों ने ही इस बात को इग्नोर कर दिया और कार्तिक अंदर एंटर करने लगा। पैलेस का लिविंग रूम बेहद बड़ा और खूबसूरत था। वहां सेंटर पर काफी बड़ा सा और एक्सपेंसिव झूमर टंगा हुआ था और बड़े बड़े आलीशान व्हाइट कलर के सोफे रखे हुए थे। जब नील अंदर आया तो उसका मुंह ये देखकर खुला का खुला रह गया। तभी वहां एक आदमी आया जिनकी उम्र तकरीबन 55 से 60 के बीच रही होगी। उन्होंने महंगा 3 पीस सूट पहना हुआ था और हाथों में महंगी छड़ी थी। चेहरे पर फ्रेंच कट सफेद दाढ़ी उनकी उम्र की गवाही दे रही थी। उन्होंने जैसे ही कार्तिक को देखा वो बहुत खुश हुए और कहा, वेलकम बैक प्रिंस। कार्तिक उन्हें गौर से देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने सामने आकर कहा, प्रिंस मैं आपका फैमिली लॉयर हर्षल चौहान, आपके पिताजी का सबसे खास दोस्त। आपको याद है हम तब मिले थे जब आप 8 साल के थे। उनके इतना कहते ही कार्तिक ने पहले कुछ सोचा और फिर अचानक उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो फट से चौहान अंकल के गले लग गया। कार्तिक को यूं गले मिलते देख चौहान अंकल की आंखें नम हो गई। कार्तिक हैरान होकर बोला, अंकल अभी तो शर्त पूरी होने में 6 महीने का वक्त है, लेकिन मुझे मैसेज आया कि हाँ छोटे मालिक आपको आपके राइट्स वापस लौटाए जा रहे हैं क्योंकि आप पूरे मित्तल प्रॉपर्टी के अकेले वारिस हैं। अंकल चौहान ने उसे रोकते हुए कहा। उनके इतना कहते ही नील के मुंह से जोर से निकला, क्या पहले प्रिंस अब वारिस? कार्तिक ने चौहान अंकल से कहा, मैं कुछ समझा नहीं अंकल। जवाब में चौहान अंकल ने अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, कुछ महीनों पहले आपके पिताजी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जब तक आपकी ये शर्त खत्म नहीं हो जाती तब तक ये आपको नहीं मिलने वाला था। पर अब जब कोई नहीं है तो विल के मुताबिक कोर्ट आपको ही सब सौंपने के लिए कहता है। अपने पिताजी की खबर सुन कार्तिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि किस तरह उसके जाने से उसकी मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो आखिरी बार था जब उसने इस पैलेस को गेट के बाहर से ही देखा था। उनके अंतिम संस्कार पर उसके पिताजी की अकड़ और उनकी शर्त जान कार्तिक तो कभी यहाँ लौट कर नहीं आने वाला था। लेकिन मां की मौत के बाद उसने खुद को समझाया और ठानी कि वो अपनी मां की इच्छा जरूर पूरी करेगा। वो वापस इस घर का वारिस बनने जरूर आएगा, जैसा उसकी मां चाहती थी। चौहान अंकल ने कहा, मैं जानता हूँ आपके पिताजी ने आपसे हमेशा सौतेला बर्ताव किया, यहाँ तक कि आपको अकेला भी छोड़ दिया। ये सब जानकर भी आप यहाँ उनकी मौत का दुख मना रहे हैं। इससे ज्यादा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे हमेशा से ही आप पर भरोसा था कि आप इस वसीयत को संभालने जरूर आएंगे। कार्तिक ने मानो अपना दुख एक सांस में दबा लिया। वो जानता था कि किसी के जाने पर उसे कोसने का कोई मतलब नहीं। उसने अपनी खोली और एक और गहरी सांस लेते हुए चौहान अंकल से बोला, अंकल मुझे आगे क्या करना होगा? आपको सिटी बैंक जाकर वहां के बैंक मैनेजर मिस्टर खन्ना से मिलकर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने होंगे और 48 घंटों के अंदर प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। इसी के साथ नील और कार्तिक ने तय किया कि वो दोनों आज वहीं रुककर थोड़ा आराम करेंगे। कार्तिक ने वॉचमैन द्वारा दिए गए चाबी से बहुत सालों बाद अपना रूम खोल कर देखा। नील एक बार फिर उसका रूम देखकर हैरान था। उसने कहा, ये बच्चों के कमरे में क्यों लेकर आए यार? मैं जानता हूं तू इस घर का मालिक बन गया है, लेकिन ये भी कोई समय है खिलौनों से खेलने का। तभी उसे रेशमी बेडशीट वाला एक बेड दिखा। अब तक तो उसे आग की हवा भी लग चुकी थी। कार्तिक ने भावुक होकर उन खिलौनों को देखते हुए कहा, ये मेरा बचपन का कमरा है, तुझे पता है। वो जैसे ही नील को देखने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि अब तक नील बिना जूते उतारे ही बेड पर फैलकर सो चुका था। अगले दिन सुबह 9 बजे वो तैयार होकर नीचे आ गए। कार्तिक ने अंकल से कहा, अब मैं बैंक होकर आता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, अंकल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, और इसी के साथ नील और कार्तिक दोनों पैलेस से बाहर आ गए। पैलेस से बाहर निकलते ही नील कार्तिक की पीठ पर चढ़ गया और खुश होकर बोला, क्या बात है, कहाँ दुनिया तुझे एक साधारण वेटर मानती है और कहाँ तू तो छोटा मालिक निकला। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी कर,
कुछ देर बाद वो सिटी बैंक पहुंच गए। उनके आते ही रिसेप्शनिस्ट ने उनसे पूछा, सर हाउ कैन आई हेल्प यू? कार्तिक ने कहा, मुझे यहाँ के मैनेजर मिस्टर खन्ना से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी टेबल पर रखी कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ एंटर किया और कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? कार्तिक ने कहा, मित्तल प्रॉपर्टीज अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए। रिसेप्शनिस्ट एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? कार्तिक ने नहीं में सर हिलाया और कहा, आप प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा अर्जेंट है। रिसेप्शनिस्ट गुस्से से उठकर खड़ी हुई। उसने कार्तिक को तेज आवाज में डांट लगाते हुए कहा, आप यहाँ से इसी वक्त बाहर निकल जाइए। आप जानते भी हैं मित्तल प्रॉपर्टी के बारे में या फिर आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं? उसकी टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन बजा। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से बैंक मैनेजर मिस्टर खन्ना ने कहा, अभी कुछ देर में तुमसे मिलने कार्तिक मित्तल आने वाले हैं। मिस्टर चौहान ने भेजा है उन्हें, उनके आते ही मुझे इन्फॉर्म करना। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। ये सुन रिसेप्शनिस्ट ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, आपका नाम? कार्तिक ने कहा, कार्तिक मित्तल। और आप? ये सुन रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ा गई। एक लंबी गहरी सांस लेकर उसने कहा, शेफाली। क्या आपको चौहान सर ने भेजा है? इस पर कार्तिक ने जैसे ही हाँ में सर हिलाया, शेफाली की टोन तुरंत चेंज हो गई। उसने अपने चेहरे पर फेक स्माइल देकर कहा, वेलकम सर, प्लीज आप मेरे साथ आइए, प्लीज कम। शेफाली ने मिस्टर खन्ना के केबिन का डोर आधा ओपन कर कहा, कार्तिक मित्तल आए हुए हैं। कार्तिक का नाम सुनकर मैनेजर अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और बोला, इडियट, मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही वह बैंक पहुंचे तो मुझे इन्फॉर्म करना। मैं खुद इन्हें वेलकम करने आता। अरे सर, आप अंदर आइए ना, बैठिए। शेफाली चुपचाप सर नीचे कर खड़ी थी। बैंक मैनेजर ने गुस्से से कहा, अब यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से स्पेशल चाय लेकर आओ। शेफाली ने जाते जाते धीरे से कार्तिक से कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। कार्तिक ने उस पर एक नजर डाली और बगैर कुछ कहे मिस्टर खन्ना के सामने जाकर बैठ गया। शेफाली का चेंज बिहेवियर देख नील कार्तिक के बगल बैठकर उसे आंखें मटकाते हुए देखने लगा और मन ही मन बोला, वाह भगवान वाह, क्या भाग्य दिया है, धन्य हो आप। तभी मिस्टर खन्ना ने कहा, सर कुछ छोटी सी फॉर्मेलिटी है, आपको हमारे साथ पूरी करनी होगी। कार्तिक ने कहा, शो। मिस्टर खन्ना ने अपने टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन से किसी को कॉल कर कहा, मिस्टर मित्तल का रेटिना और फिंगरप्रिंट चेक करना है। फोन कट करने के बाद मैनेजर ने कार्तिक को देखकर स्माइल करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी सर, आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, लेकिन ये हमारे बैंक का रूल है। उनकी बातचीत के दौरान शेफाली चाय की ट्रे लेकर केबिन के अंदर एंटर हुई। इस वक्त शेफाली के चेहरे का रंग डर के मारे उड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि कहीं कार्तिक शेफाली की कंप्लेंट मैनेजर से ना कर दे। शेफाली को यूं इतना डरा देख कार्तिक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी ट्रे टेबल पर रखते वक्त शेफाली स्लिप हो गई और चाय का कप उससे छूटकर कार्तिक पर जा गिरा, जिससे वो हड़बड़ा कर अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। बैंक मैनेजर ने शेफाली पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, कोई भी काम तुम ठीक तरह से क्यों नहीं करती हो? यू इडियट, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? उनकी डांट सुन शेफाली की आंखें नम हो गई। गरम चाय गिरने की वजह से कार्तिक को कंधे पर जलन महसूस हो रही थी। मैनेजर कंटिन्यूअसली शेफाली को डांट रहा था। कार्तिक कुछ कहता उससे पहले कुछ लोग मैनेजर के केबिन में पहुंच गए। वह लोग कार्तिक की रेटिना और उसके फिंगरप्रिंट का सैंपल लेने आए हुए थे। मैनेजर ने शेफाली को डांट कर वहां से जाने के लिए कह दिया। पूरा प्रोसीड्यूर होने के बाद मैनेजर ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, सर बस 3 घंटे में सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। कार्तिक अपने चेयर से उठकर खड़ा हो गया और थैंक यू बोलकर वहां से बाहर निकल गया। शेफाली कैबिन के बाहर मौजूद थी। कार्तिक को देखते ही उसने कहा, आई एम सो सॉरी, आज मेरी वजह से आपको बैंक में काफी तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन कार्तिक नील के साथ वहां से बगैर कुछ बोले ही बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही कार्तिक और नील के सामने एक BMW रुकी। ग्लास डाउन होते ही कार्तिक ने देखा कि ड्राइविंग सीट पर और कोई नहीं बल्कि राहुल मौजूद था। राहुल ने कार्तिक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और सार्कास्टिक हंसी हंसते हुए बोला, वेटस तुम यहाँ बैंक के बाहर किसका वेट कर रहे हो? कितना खराब दिन है तुम्हारा, एक ही दिन में नौकरी भी चली गई और छोकरी भी। ये बोलकर वो जोर से हंसने लगा। उसने आगे कहा, कल बार मैं बहुत हीरो बन रहा था ना, अगर सचमुच तेरे अंदर दम है तो आजा आज रात ठीक 9 बजे फूड बिस्ट्रो में। अगर तू मेरे गेम में मुझसे जीत गया तो शानोंग सभी के सामने तुझे प्रपोज करेगी और तेरे होठों पर किस भी। ये सुन कार्तिक ने सीधे मुंह उससे पूछा, और तेरी शर्त क्या है? अभी से डर गया क्या? राहुल ने टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहा। कार्तिक ने कहा, अपनी शर्त बता। राहुल ने कहा,
शर्त तुझे वही आकर पता चलेगी और अगर तू नहीं आया तो मैं समझ लूंगा कि तू लूजर है। कार्तिक ने हाथ बांधकर कहा, देख जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ वो डेफिनेटली मैं हूँ। ठीक 9 बजे। अधिक जानने के लिए जीरो टू हीरो ओनली ऑन रास एक्सप्लोरर। एप 3 टशन का खेल। राहुल ने अपनी कार स्टार्ट की और काफी तेज स्पीड से वहां से निकल गया। उसकी गाड़ी के तेज रफ्तार की डस्ट में नील ने खांसते हुए कार्तिक से कहा, यार तू उस राहुल के बच्चे को सच क्यों नहीं बता देता। कार्तिक ने अपने बालों को पीछे की ओर धकेलते हुए स्माइल कर दिया और कहा, उसने हमारे साथ जो किया है उसी तरह से जवाब भी दिया जाएगा। नील कंफ्यूज था, उसे कार्तिक की बात समझ नहीं आई। कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी रुकते ही वो दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर बाद वो पैलेस पहुंचे। लिविंग रूम में चौहान अंकल कुछ लोगों के साथ मौजूद थे, जो कि एम्प्लॉइज थे। उन सब ने महंगे सूट पहन रखे थे। चौहान अंकल ने जैसे ही कार्तिक को देखा, वो अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आइए कार्तिक। एम्प्लॉयज भी उन्हें देखकर अपनी सीट से खड़े हो गए। अंकल ने कहा, आपके एम्प्लॉयज यहाँ आए हुए हैं, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके साइन चाहिए। एम्प्लॉयज कार्तिक और नील को उनके सिंपल कपड़ों की वजह से थोड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये वही कार्तिक मित्तल है जो अब उनका नया बॉस है। सिचुएशन समझते हुए चौहान अंकल ने कार्तिक और नील को देखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ आप दोनों काफी थक गए होंगे, आप चाहे तो आराम कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके कमरे में ही भिजवा दूंगा। इस पर कार्तिक ने एक नज़र उन एम्प्लॉयज पर डाली और फिर हाँ में सर हिलाकर वहां से चले गया। वहां से निकल सीढ़ियों से होकर वो दोनों बड़े से कॉरिडोर में पहुंचे, जहां मित्तल फैमिली की फैमिली ट्री पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें एक कोना पर एक फ्रेम की जगह खाली थी। उस खाली जगह को देखकर कार्तिक कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया और उस जगह को बड़े गौर से देखने लगा। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, तू यहाँ क्यों रुक गया। फिर नील ने नोटिस किया वहां कार्तिक की तस्वीर मिसिंग थी। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने नए बेडरूम की ओर चला गया। उसके जाने के बाद नील ने अपना पर्स निकाला, जिसमें नील और कार्तिक की साथ में एक तस्वीर थी। उसने उसमें अपनी तस्वीर फाड़कर कार्तिक की तस्वीर वॉल के उस खाली कॉर्नर में पेस्ट कर दी और खुश होकर बोला, अब जम रहा है ना ये फैमिली ट्री। ये बोलकर वो कार्तिक के नए बेडरूम में पहुंच गया। वहां किंग साइज का आलीशान बेड रखा हुआ था और एक्सपेंसिव और लेटेस्ट ट्रेन के कर्टन्स, यूनिक आर्ट गैलरी कार्तिक के बेडरूम की शोभा में चार चांद लगा रही थी। नील बेड पर आकर अपने दोनों हाथ फैलाकर लेट गया और नर्म गद्दे को अपने बॉडी वेट से दबाकर कहने लगा, वाह मजा आ गया यार, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि हमारे जैसे लोगों की किस्मत भी 1-2 का 4 हो जाएगी। इस पर कार्तिक ने उसे देख मुस्कुरा दिया और कहा, अभी तो बहुत कुछ करना है। नील ने कार्तिक से कहा, हम तो जिगरी दोस्त थे यार, तूने मुझसे तक अपनी सच्चाई छुपा कर रखी और वो भी इतने सालों तक। जवाब में कार्तिक ने कहा, क्या करता, रूल इज रूल। एक्चुअली मैं मॉम डैड का अडॉप्टेड सोन था और मेरे डैड ने एक समय के बाद मुझे एक्सेप्ट करने के लिए यही शर्त रखी थी कि अगर मैं अपनी लाइफ के कुछ साल अपनी पहचान छिपा कर रहूं और जब मैं वापस आऊं तब मेरे हाथ में मेरी एजुकेशन डिग्री हो, तभी वह मुझे अपना फैमिली मेंबर एक्सेप्ट करेंगे और अगर मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी तो यह चांस मेरे हाथों से निकल जाएगा। माँ के जाने के बाद तो मुझे लगा अब कुछ चाहिए ही नहीं, पर उनका मेरे लिए इतना प्यार देखकर ऐसा करना और यहाँ वापस आकर इस घर का हिस्सा बनना ही मेरे लिए एक लौटा मकसद बन गया। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और सहा, बस इसलिए मैंने कभी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताई। नील बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, बड़े लोग बड़ी बातें, खैर वह सब तू छोड़, अब ये सोच जब शानोन के सामने तेरी सच्चाई आएगी तब वह क्या करेगी मेरे भाई। ये बोलकर नील कार्तिक के फेस एक्सप्रेशन को नोटिस करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपने बेडरूम में लगी बड़ी सी विंडो ओपन कर दिया, जहां से लगभग सारा दिल्ली नजर आ रहा था। नील ने भी उसकी चुप्पी को इग्नोर कर दी और शॉवर लेने चला गया। उसके जाने के बाद कार्तिक ने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी उसकी नजर चाय के दाग पर पड़ी। उसने सोचा, दुनिया में कुछ लोग कितने इनोसेंट होते हैं। कुछ देर में नील शावर लेकर आ चुका था। बाहर आकर उसने अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए कहा, सुन भाई, मैं यहाँ नहीं रहने वाला। कार्तिक सवालिया नजरों से उसे देखने लगा तो नील ने आगे कहा, भाई जितना बड़ा तेरा बाथरूम है, इतना बड़ा तो हमारे उस बार का ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था जहां हम दोनों वेटर थे, और इतने बड़े बाथरूम में साबुन गिर जाए तो तुझे पता है कितनी मुश्किल होती है ढूंढने में। हर तरफ बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं यार, तू ही बता, नहाते वक्त अपने आप को कौन देखता है। कार्तिक उसकी बात सुनकर हंसने लगा। तारांकन 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 तारांकन। शाम के 7 बजे बज चुके थे।
नील और कार्तिक बाहर के लिए निकल रहे थे। वो दोनों जैसे ही अपनी गाड़ी से पैलेस से बाहर थोड़ा आगे निकले, गेट पर उन्हें किसी लड़की की परछाई नजर आई। कार्तिक ने ड्राइवर को गाड़ी पीछे लेने के लिए कहा। गाड़ी बैक होते ही उसने गौर से उस लड़की को देखा। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि शेफाली थी। शेफाली को देखकर कार्तिक हैरान हो गया और गाड़ी से बाहर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेफाली ने कुछ डॉक्यूमेंट उसे पास किया और कहा, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने आई थी। आपके डॉक्यूमेंट्स का सारा काम पूरा हो चुका है। अब आप पूरी तरह से इस विरासत के मालिक हैं। कांग्रेचुलेशन। कार्तिक ने वो पेपर लिया और कहा, इसे तुम किसी और के हाथ भी भेज सकती थी, खुद क्यों आए? शेफाली ने कहा, कॉन्फिडेंशियल पेपर थे, इसलिए मैं खुद देने चली आई। कार्तिक ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक उस पर डाली और कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? कॉन्फिडेंशियल पेपर देने तो नहीं आई हो तुम? जवाब में शेफाली ने कहा, उम्मीद करती हूँ आगे भी आप अपना पैसा सिटी बैंक में ही डिपॉजिट करेंगे। मेरी वजह से आप दूसरा ऑप्शन नहीं देखेंगे। मैं अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। उसके चेहरे पर बच्चों की तरह मासूमियत थी और उसकी आवाज में सच में शर्मिंदगी झलक रही थी। कुछ सोचकर कार्तिक ने कहा, एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। शेफाली ने तुरंत उसकी ओर देखा तो कार्तिक ने कहा, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी? देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा तुम्हारा मन। ये बोलकर कार्तिक उसके जवाब का वेट करने लगा। शेफाली पहले थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो अपने कपड़ों की ओर देखकर कहने लगी, लेकिन मैंने तो ऑफिस के कपड़े ही पहने हैं। ये सुन कार्तिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो। ये कहकर उसने शेफाली को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर तीनों वहां से निकल गए। शेफाली गाड़ी की विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी। कुछ देर बाद कार्तिक ने ड्राइवर से कहकर एक बड़े से कपड़ों के शोरूम के बाहर गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रुकते ही उसने शेफाली को गाड़ी से उतरने का इशारा किया और खुद भी गाड़ी से उतरकर उस बड़े शोरूम की ओर चला गया। शेफाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना बड़ा शोरूम देखकर हैरान थी। ये कहाँ ले आए मुझे? यहाँ से मैं कपड़े कैसे खरीदूंगी? शोरूम में पहुंचकर कार्तिक ने अचानक उससे कहा, तुम यहाँ से अपनी पसंद की ड्रेस ले सकती हो। ये सुन शेफाली एकदम चौंक गई और उसकी आंखें बाहर निकल आई। वो कुछ कह पाती उसके पहले ही उसके पास शोरूम में काम करने वाली एक लड़की पहुंच गई और शेफाली को वहां से दूसरे फ्लोर पर ले जाने लगी। कुछ देर बाद शेफाली सेकंड फ्लोर से नीचे आई और चुपचाप कार्तिक के पास आकर खड़ी हो गई। कार्तिक बड़े से सोफे पर बैठ मैगजीन पढ़ रहा था। शेफाली की आहट आते ही कार्तिक ने उसकी ओर देखा। इस वक्त उसने ब्लैक कलर की बैकलेस शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। कार्तिक ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि शेफाली इतनी प्यारी भी लग सकती है। उसने कॉम्प्लीमेंट देते हुए उसे कहा, अच्छी लग रही हो। उसने अपने कार्ड से पेमेंट की और शेफाली को लेकर वापस अपनी कार में आ गया, जहां नील ड्राइवर के साथ पहले से उनके आने का इंतजार कर रहा था। तारांकन 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 तारांकन। रात के 9 बजे बजने ही वाले थे। फूड बिस्ट्रो में राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उनके साथ शानोंग भी मौजूद थे। राहुल के साथ मौजूद एक लड़के ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, यार कहीं बेचारा कार्तिक डर के मारे कांप रहा होगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, वैसे भी हमें वो किस मुंह से आकर मिलेगा, भीख मांगने से फुर्सत मिले तब ना। वो सब इस बात पर हंस ही रहे थे कि तभी कार्तिक की आवाज आई, मेरा इंतजार कर रहे थे। अचानक कार्तिक को सामने देखकर कुछ पल के लिए राहुल और उसके दोस्त थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि हमेशा सिंपल लुक में रहने वाला कार्तिक आज ब्रांडेड और कीमती कपड़ों में उनके सामने खड़ा था। और इतना ही नहीं, उसके साथ नीट और एक सुंदर लड़की भी खड़ी थी। शानों की नजरें शेफाली और उसकी खूबसूरती को घूर रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़की को कार्तिक के साथ कहीं ना कहीं वो जल रही थी। राहुल ने तिरछी स्माइल में हंसते हुए कार्तिक से कहा, क्या बात है, मैंने सुना तो था कि महंगे कपड़े रेंट पर मिलते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। ये बोलकर उसने कार्तिक के कोट की कॉलर में लिखा ब्रांड नेम देखा। फिर उसकी नज़र शेफाली पर पड़ी। वो उसके टोन लेग्स को घूर कर देख रहा था। उसे अजीब सी निगाहों से देखते हुए वो उसके करीब से होकर गुजरा और फिर उसने कार्तिक से आईब्रोज उचका कर कहा, लड़की भी रेंट पर लेकर आया है या किसी से भीख मांग कर लाया है? ये बोलकर राहुल और उसके दोस्त एक बार फिर उस पर हंसने लगे। नील को राहुल की बात सुनकर उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? राहुल ने नील को देखकर मुंह बनाकर कहा, अच्छा तो तेरी आदत गई नहीं वकालत करने की। इसी बीच वहां बार का ओनर राहुल को ग्रीट करने वहां पहुंचा। उसने अचानक वहां कार्तिक को देखकर कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और उसे घूरने लगा। कार्तिक ने राहुल की ओर देखते हुए ओनर से कहा, आपके बार की सबसे महंगी स्कॉच लेकर आइए।
उसके इस ऑर्डर पे ओनर ने मुंह बनाकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्यों लेकर आऊंगा तुझ जैसे के लिए स्कॉच? कार्तिक ने नील पर एक नजर डाली। नील ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालकर ओनर को पास किया और कहा, ये रही आपकी पेमेंट। ओनर उन दोनों के बदले हाव भाव देखकर हैरान हो रहा था। फिर कार्तिक ने राहुल से कहा, जहां तक मुझे पता है तू मुझे कोई चैलेंज देने वाला था। उस दिन तूने पिलाने की कोशिश की थी, आज मैं पिला रहा हूँ। वैसे भी हारने के बाद नहीं मिलेगी। ये सुन झुंझलाए राहुल ने कार्तिक का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक पर इसका असर न देखकर राहुल ने झटके से उसकी शर्ट की कॉलर छोड़ दी। शानोंग ने राहुल को संभालने की एक्टिंग की और फिर कार्तिक और शेफाली को घूरती हुई बोली, तुम दोनों कंपटीशन में लड़ लेना। गाइस, राहुल और कार्तिक के बीच कार रेसिंग होने वाली है। अरे यू एक्साइटेड? राहुल ने कार्तिक के गाल से हिलाते हुए कहा, लेकिन कार रेसिंग के लिए इस गरीब के पास कार भी तो होनी चाहिए ना। राहुल की बात पर एक बार फिर उसके सारे दोस्त और शानोंग जोर से हंसने लगे। राहुल का इस तरह से बात करना शेफाली को काफी अजीब लग रहा था और वह बार बार हैरान होकर कार्तिक को देख रही थी, लेकिन कार्तिक उसे आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब तक शेफाली को समझ में आ गया था कि राहुल और कार्तिक आपस में दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। कार्तिक के चुप रहने पर राहुल ने अपने कंधे उचका कर कहा, कोई बात नहीं, तू मेरी BMW के साथ अपनी उस रेट्रो स्कूटर में रेस लगाकर हार जाना। कार्तिक ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, और अगर जीत गए तो? वो भी देख लेते हैं। राहुल बार से बाहर निकलते हुए बोला। बिस्ट्रो से कुछ दूरी पर रेसिंग के लिए पहले से ही स्टार्टिंग और फिनिशर लाइन बना दी गई थी। सभी वहां पहुंच गए थे। इस वक्त राहुल अपनी ब्लैक कलर की BMW की ड्राइविंग सीट पर मौजूद था और बगल में शानोंग मौजूद थी। उनके फ्रेंड्स हाथों में फ्लैग लेकर कार्तिक तंज कस रहे थे। ये लड़का आएगा भी या नहीं? अरे डर के भाग तो नहीं गया? हाँ हाँ हाँ। तभी अचानक कार्तिक बुगैटी कायरन स्पोर्ट्स कार में वहां पहुंचा। कार्तिक को इतनी महंगी कार में देखकर राहुल और शानोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। वहां कार्तिक को बुली करते लोग भी इतनी महंगी कार करीब से देखकर हैरान थे। राहुल ने अपने कार की साइड वाली विंडो डाउन की और कार्तिक के कहा, अब तो रेस लगाने के लिए महंगी कार भी भीख में मांग कर ले आया। हाँ हाँ हाँ। कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, कुछ देर बाद तो तू भी मुझसे रहम की भीख मांगेगा। राहुल ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, चल देखते हैं। फिर उसने एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख, जो सबसे पहले उस पर अपना फ्लैग लगाकर वापस आएगा, वो हारने वाली की गर्लफ्रेंड को किस करेगा। ये बोलकर उसने शेफाली को देखा और अपने दांत से होठों को दबा लिया। राहुल के साथ बैठी शानोंग ये बात सुनकर नाराज हो गई, लेकिन राहुल ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर नील ने राहुल को ब्लू कलर का फ्लैग दिया और कार्तिक के हाथों में व्हाइट कलर का फ्लैग देकर वह साइड हो गया। विसल की आवाज सुनते ही उन दोनों ने स्पीड से कार चलाना शुरू कर दिया। कार्तिक की स्पोर्ट्स कार होने की वजह से वो इतनी ज्यादा तेज चल रही थी कि शानोंग चाहकर भी उसे देख नहीं पा रहा थी। इस वक्त कार्तिक पूरी स्पीड से अपनी कार ड्राइव कर रहा था। इस बीच उसने कई बार शेफाली को भी देखा। शेफाली के चेहरे पर डर के भाव बिल्कुल नहीं थे। ज्यादातर लोग पहले राहुल को चीयर कर रहे थे, पर फिर कार्तिक की स्पीड देख उन्होंने उसे चीयर करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कार्तिक और शेफाली पहाड़ी के सामने पहुंच गए। शेफाली गाड़ी से उतरकर अपना फ्लैग वहां लगाकर वापस गाड़ी में बैठ गई और वो लोग फिर वापस जाने लगे। उन्होंने जब वापसी के लिए आधा रास्ता तय कर लिया, तब राहुल और शानोंग भी पहाड़ी के पास फ्लैग लगाने पहुंचे। कार्तिक और शेफाली पहले पहुंचकर रेस जीत गए और उनके वहां पहुंचते ही नील खुश होकर तालियां बजाने लगा। राहुल के रेस हार जाने से बाकी लोग काफी नाराज थे। नील ने शानोंग के साइड वाला डोर ओपन किया और गाना गाने लगा, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। शानोंग ने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नील ने मासूमियत से कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था, हारने वाले की गर्लफ्रेंड जीतने वाले को किस करेगी, और वह भी उसके होठों पर। ये बोलकर वो एक बार फिर गाना गाने लग, चुम्मा चुम्मा दे दे। शानोंग ने गुस्से से राहुल की ओर देखा। राहुल अपनी नजरें नीचे कर चुपचाप खड़ा था और फिर उसने कार्तिक पर नजर डाली, जो कि शेफाली के साथ हाथ बांधकर उसे देख रहा था। शानोंग ने नाराज होकर कहा, मैं किसी को किस नहीं करने वाली। कार्तिक ने जवाब दिया, जाओ, मैं राहुल को अपने रहम की भीख देता हूँ, और वैसे भी मुझे तुम्हें मुंह लगाने का कोई शौक नहीं है। ये बोलकर उसने एक नफरत भरी नजर शानोंग पर डाली। फिर उसने शेफाली के कंधे पर हाथ रख कर कहा, डार्लिंग, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अब इन लोगों के रोने का वक्त शुरू हो चुका है। शेफाली उसकी बात सुनकर हंसने लगी। शेफाली के लिए कार का दरवाजा खोल कार्तिक एक बार फिर कार में बैठ गया। कुछ देर बाद शेफाली ने एक बस स्टॉप की ओर इशारा कर कहा, आप लोग प्लीज मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी।
कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकते हैं। शेफाली ने अपनी स्वीट से आवाज में कहा, नो थैंक्स, मैं नहीं चाहती आप लोग को मेरी वजह से परेशानी हो, आप प्लीज मुझे यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। बस के रुकते ही शेफाली उसमें से उतरकर बस स्टॉप की ओर चली गई। कुछ सोचकर कार्तिक भी उसके पास गया और बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? शेफाली उसकी ओर देखने लगी। कार्तिक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? उसके इतना कहते ही शेफाली ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, जी हाँ, एक ऐसी बात है जो अब तक मैंने किसी से नहीं कही लेकिन आज आपसे कहने जा रही हूँ। एपिसोड 4 नकाब के पीछे कौन? कार्तिक ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम चाहो तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। शेफाली की काजल से सनी हुई आंखों से आंसू आने लगे थे। उसे इमोशनल होते देख कार्तिक ने बड़े ही प्यार से कहा, देखो तुम्हें मैं एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ। रोने वाले को दुनिया और रुलाती है, इसलिए आंसू पोंछो और बताओ क्या हुआ। शेफाली ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और अपने स्लिंग पर्स से रुमाल निकालकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने कहा, मेरे बाबा दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से एडमिट है और उन्हें डिमेंशिया नाम की दिमागी बीमारी है। हर दिन उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। कार्तिक अब तक हाथ बांधे हुए उसके एक एक शब्द बड़े गौर से सुन रहा था। शेफाली ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बाबा ने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ के बारे में तो मुझे याद ही नहीं है, वह कब मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मेरे बाबा ही मेरी दुनिया है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, मेरे लिए सब कुछ वही है। अपनी बात बीच में अधूरी छोड़कर एक बार फिर वह फफक कर रो पड़ी। उसे रोते देखकर कार्तिक को अच्छा नहीं लग रहा था। शेफाली ने नम आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, सीधे पॉइंट पर आती हूँ। बाबा को साथ में किडनी की भी प्रॉब्लम है, उनके डायलिसिस के लिए पैसों की जरूरत है। मुझे नहीं पता अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी कहीं हर एक बात ना जाने क्यों कार्तिक के दिल तक पहुंच रही थी और वह भी शेफाली की तकलीफ अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था। उसने अपनों के खो जाने का डर महसूस किया था। कार्तिक ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? शेफाली ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? मैं जैसे तैसे एक एक कर आपको सब वापस कर दूंगी, बस थोड़ा समय लगेगा। कार्तिक ने बिना आगे कुछ पूछे या बोले अपने कोट की राइट पॉकेट से चेकबुक निकालकर शेफाली को उसके अमाउंट का चेक सिग्न करके दे दिया और कहा, इन्हें लौटने की जरूरत नहीं है। उद्धरण उद्धरण। शेफाली ने उसकी ओर देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ये वापस नहीं चाहिए? आपने मुझे इतना बड़ा अमाउंट दिया है, बदले में आप मुझसे कुछ तो चाहते होंगे। कार्तिक ने कहा, बस तुम अपने बाबा को बचा लो। मैं ये सब किसी एहसान के लिए नहीं कर रहा, बस चाहता हूँ कोई किसी अपने को खो ना दे। तुम अच्छी लड़की हो शेफाली, इसे रख लो, हमेशा खुश रहना। उनकी बातचीत के दौरान बस आ चुकी थी। शेफाली कार्तिक को चुपचाप देख रही थी। कार्तिक ने उसे आंखों से बस की ओर इशारा किया और वह बगैर कुछ कहे बस के अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही बस भी वहां से अपनी मंजिल के लिए निकल गई। कार्तिक हाथ बांधकर उस बस को जाते तब तक देखता रह जब तक वह बस उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। नील चुपके से कार्तिक के पास आकर खड़ा हो गया और उसके करीब जाकर धीरे से बोला, बस चली गई है। अचानक उसकी आवाज सुनकर कार्तिक अपने ख्यालों से बाहर आया और एक लंबी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। उनकी गाड़ी एक बार फिर दिल्ली की भारी ट्रैफिक में तेजी से निकल पड़ी। नील ने अपने कंधे उचका कर कहा, मुझे ना तेरे लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करने का मन हो रहा है। कार्तिक ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और कहा, मुझे माफ कर, मुझे तेरा गाना नहीं सुनना है अभी। नील ने उसके कानों पर से हाथ हटा कर कहा, अरे तू सुनेगा तो सुनता ही रह जाएगा। और बिना समय गवाए उसने झट से फोन पर अपना इंस्टाग्राम खोल एक लड़की का लाइव शो लगा दिया। वो लड़की बेहद सुरीली आवाज में गा रही थी, तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या। उस लड़की की आवाज इतनी सुरीली थी कि मना कर रहा कार्तिक भी उसे सुने बिना रह नहीं पाया। कौन है ये? उसने पूछा। पता नहीं यार, पेज पर तो कियारा के नाम से है। मैंने भी आज ही देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें फेस नहीं आ रहा, तो क्या पता कोई लोकल सिंगर हो, बहुत ही अच्छी। नील ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ आगे कहा, मैं तो ये तुझे डेडिकेट कर रहा था। देख रहा हूँ मैं अपने भाई को सेटल होते। ये सुन थोड़ा चिढ़कर कार्तिक ने आगे देखते हुए कहा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। शेफाली को मैं बस दोस्त मानता हूँ, थोड़ी मासूम है और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। जो अंदर है वही बाहर भी। कम से कम तुम तो ऐसा मत बोला। थोड़ी देर में गाड़ी में रखा एक मोबाइल रिंग होने लगा, जिसे सुनकर नील ने वो फोन देखा तो उसने कहा, यार तूने मेरे बिना एक नया फोन भी खरीद लिया, पर इतना पुराना। कार्तिक ने कहा, यह मेरा फोन नहीं है, आई थिंक शेफाली अपना फोन यही गाड़ी में भूल गई। नील ने कहा, तो तू ही फोन रिसीव कर ले और बता दे कि शेफाली का फोन तेरे पास है।
कार्तिक ने कुछ सोचा और कहा, नहीं यार, इस तरह किसी का फोन रिसीव करना सही नहीं है। तब तक रिंग भी बंद हो चुकी थी। कार्तिक ने कुछ सोचा और अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी सिटी लाइन हॉस्पिटल के लिए टर्न कर दो। ओके प्रिंस, बोलकर ड्राइवर ने गाड़ी टर्न कर दी। नील ने एक बार फिर पीछे पलटकर कार्तिक को देखा और कहा, युवराज जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम शहर पंक्ति क्यों जा रहे हैं? कार्तिक ने सवालिया लहजे से कहा, शहर पंक्ति? नील ने धीरे से कहा, हमारा तात्पर्य सिटी लाइन से है युवराज। जिसकी अमानत हमारी गाड़ी में छूट गई है उसे वापस करने हम शहर पंक्ति आई मीन सिटी लाइन हॉस्पिटल जा रहे हैं। नील ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, युवराज की जय हो, आपके रहते आपकी प्रजा कभी दुखी हो ही नहीं सकती, युवराज की जय हो। इस पर दोनों लोग है पड़े। तारांकन 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 तारांकन। उधर शेफाली सिटी लाइन हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने रिसेप्शन में कुछ फॉर्मेलिटी की और रिसेप्शन के बाजू से लगी हुई लिफ्ट में एंटर हो गई। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि अब वह अपने बाबा का ऑपरेशन करवा सकती थी। 4th फ्लोर में पहुंचकर जैसे ही वह जनरल वार्ड में अपने बाबा के बेड पर पहुंची, उस बेड पर कोई और पेशेंट देख वो घबरा गई। उसने उस पेशेंट के साथ मौजूद अटेंडर को देखकर कहा, ये बेड तो मेरे बाबा का था, मेरे बाबा कहाँ गए? अटेंडर ने कहा, मुझे नहीं पता आपके बाबा कहाँ है, पिछले 7 दिनों से मेरी पत्नी का इलाज इसी बेड पर चल रहा है। शेफाली उनकी बात सुनकर और परेशान हो गई। जनरल वार्ड में मौजूद नर्स के पास जाकर उसने बेड की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां मेरे बाबा थे मिस्टर श्रीकांत जोशी, वह कहाँ गए? नर्स ने बेपरवाही से अपना रजिस्टर देखते हुए जवाब दिया, जिन पेशेंट के बेड का पेमेंट नहीं हुआ है उन्हें टॉप फ्लोर पर रखा गया है। शेफाली ने नाराज होते हुए कहा, एटलीस्ट आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। और बगैर नर्स का जवाब सुने वह वहां से भागती हुई बाहर निकल गई। भागते हुए जा रही शेफाली अचानक कॉरिडोर में एक शख्स से टकरा गई। इस वक्त शेफाली बहुत हड़बड़ी में थी और उसके चेहरे से परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। उसने उस शख्स को बगैर देखे ही कहा, आई एम सॉरी, और फिर लिफ्ट की तरफ दौड़ पड़ी। जिस शख्स से वो टकराई थी वह और कोई नहीं बल्कि कार्तिक था। कार्तिक ने उसे आवाज देकर रोकते हुए कहा, क्या हुआ शेफाली, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज पहचान कर शेफाली पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। उसकी आंखें एकदम नम थी। उसे इस तरह परेशान देख कार्तिक को अजीब लगा। उसने बगैर कार्तिक से नजर मिलाई कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप है। कार्तिक कुछ बोल पाता उसके पहले ही नील अपने बसखरे अंदाज में बोल पड़ा, इट्स ओके, हमारे युवराज ही है, माँ से उतरे हुए भगवान नहीं। कार्तिक ने आंखें बड़ी कर नील को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन उसकी बात सुनकर शेफाली के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। कार्तिक ने अपने बैक पॉकेट से शेफाली का मोबाइल निकाल कर उसे पास करते हुए कहा, तुम अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गई थी। इस बीच नील फोन पर किसी से बात करते हुए वहां से जा चुका था। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा, वैसे तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही थी? शेफाली ने भौएं सुकोड़ते हुए धीरे से कहा, बाबा को टॉप फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया है, उनका बेड किसी और पेशेंट को दे दिया गया, बाबा को देखने टॉप फ्लोर पर जा रही थी। फिर कुछ सोचकर शेफाली ने कहा, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलिए मेरे बाबा से भी चलकर मिल लीजिए। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया और शेफाली के साथ हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर शेफाली के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वहां बहुत सारे बीमार लोगों को फर्श पर छोड़ दिया गया था। वहां की हालत बहुत खराब थी। ये देखकर कार्तिक को भी अच्छा नहीं लगा। वहां पहुंचकर शेफाली इतने सारे पेशेंट के बीच अपने बाबा को ढूंढने लगी। वहां उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। कार्तिक भी उसे फॉलो कर रहा था। उस फ्लो के कॉर्नर पर एक बुजुर्ग व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। वह इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि वह अपनी गर्दन तक संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें देखकर शेफाली भागकर उनके पास पहुंची और बोली, बाबा आप कैसे हो? बीमारी से बुजुर्ग में बोलने की भी शक्ति नहीं बची थी। शेफाली ने उनका झुर्रीदार हाथ अपने हाथों के बीच रखा तो स्पर्श पहचान कर उन्होंने एक नजर शेफाली पर डाली। शेफाली ने उन्हें देखकर कहा, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा, बिल्कुल ठीक। मरीजों की इतनी खराब कंडीशन देखकर कार्तिक भी इमोशनल हो गया था। शेफाली ने अपने बाबा से कहा, मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ, आपको यहाँ अच्छा से अच्छा इलाज मिलेगा। ये बोलकर शेफाली ने धीरे से उनका हाथ दूर कर दिया और कार्तिक के साथ 3rd फ्लोर पर पहुंच गई। 3rd फ्लोर पहुंचते ही शेफाली की नजर डॉक्टर पर पड़ी जो कि स्पेशल वार्ड से बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखते ही शेफाली उनके पास दौड़कर पहुंची और डॉक्टर से कहा, सर मेरे बाबा को देखने वाला कोई भी नहीं है और वह कितने कमजोर हो चुके हैं, आप लोगों ने उन्हें इस तरह क्यों रखा? डॉक्टर ने शेफाली को गौर से देखा और उसकी नजर शेफाली के खूबसूरत पैरों पर पड़ी। उसकी नजरों को देख शेफाली ने अपने दोनों पैर पीछे कर लिए। डॉक्टर ने कहा, आपने बेड की फीस नहीं भरी थी। शेफाली ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा,
सिर्फ चंद पैसों के लिए आप लोगों ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया। आप लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं? कार्तिक हाथ बांधकर उस डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर की नजर कार्तिक पर पड़ी। उन्होंने शेफाली से कहा, क्या यह आपके साथ हैं? जवाब में शेफाली ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर ने कार्तिक को देखकर कहा, जेंटलमैन आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझाए, इतने बड़े हॉस्पिटल में बिना पैसों के काम नहीं चलता। शेफाली ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, यह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। शेफाली की बात सुनकर उस डॉक्टर ने कहा, तो फिर कौन है ये? जवाब में शेफाली ने कहा, यह मेरे दोस्त हैं। हम फिर तो बढ़िया है। बोलकर डॉक्टर ने एक बार फिर शेफाली के खूबसूरत पैरों को घूरते हुए अपनी आंखों से ही उसके फिगर का जायजा लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर का इस तरह से उसे देखना शेफाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी नजरें कार्तिक भी बखूबी समझ रहा था। कार्तिक ने डॉक्टर से कहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर अपने गाल सहलाते हुए कहा, अगर शेफाली तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एक तरीका है जिससे तुम अपने बाबा का इलाज फ्री में करा सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके इतना कहते ही शेफाली ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, तुमने ही मुझसे मदद मांग की थी तब मैंने तुम्हें ऑफर किया। वहां मौजूद कार्तिक ने उस डॉक्टर के सामने से चौहान अंकल को फोन लगाया और उनके फोन रिसीव करते ही बोल पड़ा, अंकल क्या हम सिटी हॉस्पिटल खरीद सकते हैं? अंकल ने उधर से कहा, जी हाँ प्रिंस, क्यों नहीं, पर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? कार्तिक ने डॉक्टर को देखते हुए अंकल से कहा, कुछ नहीं, बस एक अच्छा ऑफर हाथ लगा है। फाउंडर से कहकर इसके पेपर्स निकलवाइए और जल्द से जल्द प्रोसीडर सॉर्ट करवा दीजिए। और हाँ, हॉस्पिटल के नए नाम में मित्तल लिखा होना चाहिए, उनके नाम पर। उद्धरण उद्धरण। अंकल ने कहा, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा प्रिंस। ये बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। कार्तिक हाथ बांधकर उस डॉक्टर को घूरकर देख रहा था। कार्तिक की बात सुनकर डॉक्टर सार्कास्टिक स्माइल दे रहा था। फिर उसने शेफाली को देखकर कहा, मुझे लगता है इलाज की जरूरत तुम्हारे बाबा से ज्यादा तुम्हारे इस पागल दोस्त को है। जेंटलमैन सिटी हॉस्पिटल खरीदने की बात कर रहे हैं, हा हा हा। कार्तिक की बात सुनकर शेफाली एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन उसे तो कार्तिक की सारी असलियत पता थी, इसलिए वह कार्तिक की तरह हाथ बांधकर स्माइल करती हुई डॉक्टर को देखने लगे। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों उसे इस तरह घूरकर क्यों देख रहे हैं। कुछ ही देर में कार्तिक का मोबाइल बजा। कॉल चौहान अंकल की थी। उसके हेलो कहते ही अंकल की आवाज आई, प्रिंस जैसा आपने कहा था वैसा हो चुका है। सिटी हॉस्पिटल को हमने दुगने दाम पर खरीदने का ऑफर रख दिया है और फाउंडर ने हाँ भी कह दिए है। अब बस प्रोसीजर फॉलो करना है। कार्तिक ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, फैंटास्टिक। ये कह उन दोनों ने कॉल रख दी। जवाब में कार्तिक ने स्माइल कर दिया और डॉक्टर की ओर देखकर कहा, अब आप इस हॉस्पिटल के मालिक से बात कर रहे हैं। डॉक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मुंह बनाते हुए वह से चले गए। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर के पास सिटी हॉस्पिटल के कुछ दूसरे डॉक्टर पहुंचे। उन्होंने हैरान होकर कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि 15 मिनट के अंदर कार्तिक मित्तल ने हमारा हॉस्पिटल खरीद लिया है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। इसी बीच कार्तिक ने पुलिस को भी बुलवा लिया था। पुलिस के वहां पहुंचते ही डॉक्टर सारी बात समझ गया और वो वापस कार्तिक के पैरों पर गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी पावरफुल है, वरना मैं आपसे कभी ऐसी बात नहीं करता। आई एम सॉरी। कार्तिक ने धीमी आवाज में बोलकर कहा, तुम माफी के हकदार नहीं हो। अगर तुमने मुझे कुछ कहा होता मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लड़की की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी तुम्हारी तकलीफ में कोई कमी ना हो। और इसी के साथ उस डॉक्टर ने पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा, अब तुम्हारे बाबा का अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट हायर किए जाएंगे। शेफाली कार्तिक से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही कार्तिक वहां से चला गया। पर उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे कि अब उसे अपने बाबा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वो भी कुछ देर में वहां से अपने बाबा को देखकर हॉस्पिटल से निकली। रात हो चुकी थी। उसने अपने लिए कैब बुक किया था। बाहर सड़क के किनारे आकर वो कैब का ही वेट कर रही थी और पाने फोन में बस टाइम देखे जा रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक आलिशान कार खड़ी हुई और उसमें से एक शख्स ने विंडो नीचे करके कहा, एक्सक्यूज मी एम्स शेफाली, क्या आप नकाब के पीछे के कार्तिक को जानती भी है या फिर आप भी बस उसका एक शिकार है? शेफाली के कानों में जैसे ही ये शब्द गए, उसने झट से सामने देखा। सामने उस शख्स को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।